नाजरीन, हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं माहौलियात पर मबनी हमारा प्रोग्राम माहौलियात और हम, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ ऐसे मौजू से जिनका सीधा ताल्लुक हमारी और आपकी जिंदगी से होता है। इसी सिलसिले की कड़ी में इस हफ्ते हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही मौजू जिसके बिना जिंदगी का तसव्वुर भी नामुमकिन है। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं रोज खाए जाने वाली सब्जियों और फलों के बारे में। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जिन सब्जियों और फलों को हम सेहतमंद ग़िज़ा समझकर खाते हैं वो जहर भी हो सकती है? समान रूप से जो कीटनाशक है उनको वैज्ञानिक रूप से विभिन्न भागों में बांटा गया है, लेकिन आम तौर पर जो हम कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके हिसाब से 2-3 ग्रुप में रखा गया है। एक कीटनाशक होता है जिसको रासायनिक बेस होता है, जिसको आप कुछ लोग जहर भी बोलते हैं। सेकेंड होता है बायोपेस्टिसाइड, जिसको जैविक कीटनाशी भी बोलते हैं, उसको जैविक कीटनाशी भी बोलते हैं। तो जो हम लोगों को खेती करनी होती है, जहाँ पे हम समझते हैं कि जो जहर वाली बात है, रासायनिक विषनाशी का बहुत इफेक्ट आता है और जो जैविक नाशी है उसका इफेक्ट बॉडी में बिल्कुल नहीं आता है। सामान्य तौर से इस तरह की होती है। और हम जान जाए कि पेस्टिसाइड में पेस्ट किसको समझते हैं? पेस्ट उसको बोलते हैं जिससे हमारे फसल को नुकसान होता है, चाहे आदमी हो, चाहे हवा हो, चाहे कोई भी औजार हो, उसको पेस्ट बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में। बट आमतौर पे जो खेती के भाषा में आमतौर समझने के लिए है कि जो हम कीड़ों को अच्छा उत्पादन लेने के लिए, क्वालिटी उत्पादन लेने के लिए जो भी दवा का स्प्रे करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड। कुछ लोग अपनी लालच की वजह से फलों और सब्जियों को जल्दी बड़ा करने और इन्हें खूबसूरत बनाने के लिए इनमें ज़रूरत से ज़्यादा कीड़े मार दवाएं और हार्मोन्स के इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इन केमिकल्स, इंजेक्शन और दवाओं का जानदारों की सेहत पर इंतहाई खतरनाक असर होता है। खास तौर पे जो हमारे एग्रीकल्चर वर्कर हैं, जैसे हमारे किसान भाई हैं, वो अपने हाथों से छिड़कते हैं पेस्टिसाइड या केमिकल जो यूज़ करते हैं अपने खेतों के अंदर, तो वहाँ पर उनका डायरेक्ट एक्सपोजर होता है और वो एक्सपोजर इतना ज़्यादा होता है कि उनमें इतनी टॉक्सिसिटी हो जाती है कि या तो उनको कैंसर होगा या फिर कोई और शरीर की बीमारी होगी जिसमें लीवर भी है, हार्ट प्रॉब्लम है या ब्लड की उनको डिसऑर्डर्स हैं, वो होते हैं। देखिए, जितनी प्रकार की दवाइयाँ हम लोग पौधों में डालते हैं, कुछ दवाइयाँ चाहे विषनाशक ऐसे हैं कि उसका इफेक्ट काफ़ी दिनों तक होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि उनका इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता, 2-4 दिन या 10 दिन के बाद उनका एक लाइफ साइकिल होता है, पोस्ट हार्वेस्ट इंडेक्स साइकिल बोलते हैं, कि उतना दिन तक इफेक्ट रहता है, उसके बाद उसका इफेक्ट नहीं आता। दुनिया भर में फसलों को कीड़ों और दूसरी बीमारियों से बचाने के लिए 1000 से ज्यादा कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि DDT यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन और लिंडेन नमक। ये कीड़ेदार दवाएं सालों तक मिट्टी और पानी में बने रहती हैं। साइंटिफिक रूप से जो पोस्ट हार्वेस्ट का जो टेक्निक है उसको रखने के लिए कुछ केमिकल यूज होता है। आपने देखा होगा टोमेटो से केचप बनाते हैं, उसका प्रोसेस फूड बनाते हैं। जस्ट लाइक नॉन वेज में भी है कि नॉन वेज को अगर हम किसी फ्रेश न लेकर के किसी और प्रोसेस में लेके जाते हैं तो उसको कुछ केमिकल मिलाते हैं। वो केमिकल एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड होता है, जो FSSAI ने जो रिकमेंड किया था उसी केमिकल को मिलाते हैं ताकि उसका साइड इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर ना पावे। निश्चित मिलाते हैं, लेकिन इस तरह से मिलाते हैं ताकि उसका बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना हो और हमारी उपयोगिता पूरी तरह से सुरक्षित है। आज के दौर में किसानों ने अच्छा लाभ और अच्छा उत्पादन के लिए वो नहीं ये सोच रहे हैं कि जो हम केमिकल फसल पर डाल रहे हैं, मुख्य रूप से सब्जियां और फल जो तुरंत मार्केट में लाए जाते हैं, किसान तुरंत, और जो लोग खाते हैं वो तुरंत अपना उसको यूज करते हैं, तो उसमें जो केमिकल होते हैं वो इतने जहरीले होते हैं कि कुछ केमिकल तो 1 महीने तक उसका असर रहता है, नहीं खाया जा सकता। लेकिन ये न जानकारी होने के कारण हमारे जो किसान भाई हैं 1 या 2 दिन पहले जो केमिकल हैं, जो जहरीले हैं, जो पॉइजन है, वो जहर कहलाते हैं, उनको छिड़कते हैं अपनी फसल पर और वो दूसरे या तीसरे दिन मार्केट में ले आते हैं, जिसके कारण हमारे जो आदमियों की, बच्चों की, औरतों की हेल्थ पर बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। उसके साथ साथ जो हमारा पर्यावरण है, या पानी है, या हवा है, या हमारी भूमि है,
वो भी तीनों बहुत पॉइजनस हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा जब आप भूमि का परीक्षण करेंगे तो जो हमारे ज़मीन में बहुत ऐसे तत्व होते थे, कीटाणु होते थे, बैक्टीरिया होते थे जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का खींच करके ज़मीन में स्थापित करते थे, जो 1 मिलीग्राम में करोड़ों की तादाद में होते थे। आज वो हमारे उसमें हज़ारों की तादाद में रह रहे हैं। और इसके अलावा भी जो सॉइल का टेक्सचर है जिससे कण जुड़े रहते हैं वो भी हमारा इन केमिकल की वजह से टूट गया है। उसमें एक सॉइल सैप होता है, छोटा सा एक तरीके से ग्रीस समझ ली, वो भी पॉइजनस हो रहा है। तो आदमियों की हेल्थ पर और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदेह। इन केमिकल्स के इस्तेमाल को खत्म करने और इन्हें बैन करने के लिए साल 2001 में एक बैनुल अक़वामी मुआहिदा किया गया जिसे स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने भी साल 2005 में इस मुआहिदे पर दस्तखत किए और फसलों पर खतरनाक केमिकल्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। आज की डेट में कौन कौन से, न केवल हमारे देश में, विश्व में सभी देशों ने बहुत सारे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड पे बैन लगा दिया, बीडीसाइड। जैसे पहले डीडीटी, बीएससी, डीडीटी डाइक्लोरोडाइफेनाइलिन ये चलती थी, बीएससी चलती थी, डेमोक्रेन, मीथेन की बहुत सारे थे प्रोडक्ट, बीडीसाइड में 2,4-D थी, 2,4,5-T थी, ये सारे बैन कर दिए। लेकिन आप आज भी मार्केट में वो डाल रहे हैं। क्यों डालते हैं? कि इनका रेजिड्यू जो इनका जो बचा हुआ वो रहता है जहर, वो बहुत दिनों में ख़त्म होता है, कुछ का होता ही नहीं है। WHO ने भी सार्फिन को सब्जियों में मौजूद इस खतरनाक जहर से बचाने के लिए फसलों पर दवाओं और केमिकल्स के इस्तेमाल करने के लिए मिकदार की हद को मुकर्रर कर दी। लेकिन इंसानी लालच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कुछ लोग फिर भी खाने पीने की चीज़ों में केमिकल्स के मिलावट से बाज नहीं आ रहे हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जानलेवा केमिकल्स किसी की जान भी ले सकते हैं। 2 तरीके की ज़रूरत अभी किसान को है। एक तो उन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, बताया जाए, उनके अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए कि भाई इतना डालना और ऐसे डालना। सबसे बड़ी बात है कि वो पेस्टिसाइड को, जो आज हमारे बायो पेस्टिसाइड आ रहे हैं, उनको यदि किसान उपयोग करें बायो पेस्टिसाइड को, तो बहुत सारी समस्या का कम होगी। बायो पेस्टिसाइड बहुत मार्केट में, नीम के पेस्टिसाइड आ गए हैं, दूसरे तरीके के पेस्टिसाइड आ गए हैं, जिनका उपयोग उन्हें बताना है। गुज़िश्ता कुछ सालों में कीड़े मार दवाओं और केमिकल्स का इस्तेमाल फलों और सब्जियों में मजीद बढ़ गया है, जो कि हमारे माहौलियात के साथ साथ इंसानी जिंदगी के लिए भी खतरा बन चुका है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी नई नई बीमारियां बच्चों में, प्रेग्नेंट महिलाओं में शुरू हो गई हैं। बच्चा पैदा होता है, उसको अस्थमा है, उसको कैंसर है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा है। बच्चों को कहाँ से हुआ? ये बच्चों का सारा, चूँकि वो बहुत कोमल होते हैं, एक जायगोट से बने होते हैं, तो उन पर ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बड़ी जल्दी असर कर रहे हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत कई तरक्की याफ्ता ममालिक में कीड़े मार दवाओं और कई केमिकल्स का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है, लेकिन भारत जैसे तरक्की पजीर ममालिक में इन मुज़िर दवाओं और केमिकल्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से फसलों को उगाने और उन्हें खूबसूरत बनाने के लिए हो रहा है। इन केमिकल्स में से कई केमिकल्स ऐसे हैं जिन्हें सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी ने खेती के लिए बैन किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इनका इस्तेमाल खेती के लिए किया जा रहा है। जो भारत सरकार के बहुत से मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है, वह ध्यान ये रखता है कि जो भी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और स्वास्थ्य के हिसाब से हो। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी है, वह भी देखता है, सैंपल भी लेता है मार्केट में जा करके कि उसका साइड इफेक्ट उसमें तो कुछ मिला ही नहीं गया है। इवन आपने देखा होगा जब दीपावली का टाइम आता है तो दीपावली के टाइम में खोआ लोग काफ़ी बनाते हैं, तो खोआ का भी जो डिपार्टमेंट है जाके छापा मारते हैं, टेस्ट करते हैं कुछ रेसिड्यू वगैरह इसमें है कि नहीं है। तो भारत सरकार के पास, राज्य सरकार के पास इसको कंट्रोल करने के नियम कानून बने हुए हैं, उसको इसका प्रयोग करते हैं और इस तरह से हमारे उपभोक्ता का जो भी अधिकार है वो संरक्षित रहता है और स्वस्थ रहते हैं। आमतौर पर पपीता, केला, आम, सेब, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, आड़ू, पालक
घिया, लौकी, टमाटर, आलू, मिर्च, अदरक, बैगन वगैरह में केमिकल्स या मुज़िर दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इन्हें जल्दी उगाया जा सके और देखने में भी ये फल और सब्जियां खूबसूरत लगें। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रकृति से हट के अगर कहीं पे भी छेड़छाड़ होता है तो निश्चित ही नुकसान करता है। तो वह जो कलर मिलाते हैं बहुत कम परसेंटेज मिलाते हैं, लेकिन उसका निश्चित ही कुछ न कुछ नुकसान होता है। एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे बैगन है, बैगन में लोग CO4 नीला तूतिया मिलाते हैं ताकि बैगन में अच्छा कलर आ जाए। भिंडी है, भिंडी में भी लोग कुछ अपना कलर मिलाते हैं, लेकिन बहुत नॉमिनल चार्ज पे या उस समय मिलाते हैं लोग, जिसमें मार्केट में रेट काफ़ी हाई रहता है और उसको मार्केट पकड़ना होता है, लेकिन ये बहुत कम है। उसका निश्चित ही नुकसान हमारे बॉडी के ऊपर आता है। लोग बाग एक तरीके से ऑयल का प्रयोग करते हैं और एक तरीके के कलरिंग कर देते हैं जिससे वो अच्छा सुंदर दिखे या पका हुआ दिखे या उसमें वो। तो ये सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके के ये नियमानुसार ये गलत है, कानूनी तौर से ये गलत है। अगर कोई इस तरीके से पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। तो पहले तो ये नहीं करना चाहिए। बाय द वे, यदि करते भी हैं लोग तो उसकी जो वो है कि कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए, कितने तक हानिकारक नहीं है, तो वो करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो ऊपर के, कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जो केवल ऊपर की सतह पर रहते हैं। कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं कि आप ऊपर डालिए लेकिन पूरे पेड़ में वो चले जाएंगे, पत्ती से नीचे, जड़ से लेके। तो अलग अलग इनकी क्वालिटी होती है पेस्टिसाइड की। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पेस्टिसाइड फलों में कतई नहीं मिलाएं किसान भाई, जिनका असर पूरे पौधे, पूरे फल पर अंदर तक चला जाएगा। बाहर से आप मिला देते हैं तो चलो धुल के हल्के से गर्म, हालांकि पूरा उसमें नहीं जाता, ख़त्म नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर उसको हल्के गुनगुने पानी से और पोटेशियम परमैंगनेट डाल करके आप थोड़ा सा उसको धुल देंगे, थोड़े से देर रखे रहेंगे हल्के गुनगुने पानी में, ज़्यादा नहीं, तो काफ़ी हद तक उसका 80% तक जो पॉइजनस का भाग है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से काम किसी को नहीं करना चाहिए। कच्चे फलों को एक पन्नी में बांध कर रख दिया जाता है और फिर कुछ ही घंटों में ये फल ऐसे दिखने लगते हैं जैसे अभी पेड़ से पककर गिरे हों। फलों को पकाने के लिए अक्सर कार्बाइड नामक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वेल्डिंग करने में इस्तेमाल में लाया जाता है। दूसरी जानिब सब्जियों को ऑक्सीटोसिन नमक या दूसरे जहरीले केमिकल से पकाकर बाजारों में बेच दिया जाता है। हमारी सब्जियां हैं या फल हैं, उसमें जो उनके ऊपर पड़ा हुआ पेस्टिसाइड है, हम उसे कैसे साफ़ कर सकते हैं? तो सिंपल वाटर से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। हम कोई भी साबुत चीज़ ना खाएं तो उसको सबसे पहले धोएं, अच्छे से धोएं, और कभी कभी हम हल्के गुनगुने पानी से अगर धोते हैं तो और अच्छा उसका इफेक्ट होता है। सेब का अधिक से अधिक उत्पादन आपको कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है, कश्मीर में होता है। और उसका सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ होता है पूरे देश को जाना, एक्सपोर्ट भी होता है, उसके ऊपर एक पैकिंग का तरीका वैक्स पैकिंग करते हैं। तो वैक्स, और हमारे किसानों को, आम वक्ता को पता नहीं चलता है। तो उस केस में क्या होता है, हम रिकमेंड ये करते हैं जब भी सेब खाने के लिए लाते हैं तो उसको गर्म, हल्का सा गर्म पानी में उसको डाल दिए तो जो भी मोम का वैक्स है वो निकल जाता है, तो फिर हमारे खाने के लिए सुरक्षित रहता है। तो मैं बेटा सब्जी लेने से पहले उसका विजुअल इंस्पेक्शन करता हूँ, दबा के देख लेता हूँ, कलर देखता हूँ कि बाहर का रंग तो लगा नहीं है, हाथ में लगा के देख लेता हूँ। मैं तो बेटा पूरा इंस्पेक्शन करता हूँ, बिना इंस्पेक्शन किए सामान लेता ही नहीं मैं तो। बैग खरीदने से पहले यही सोचती हूँ केमिकल है, पक्का है, मैं उसको घर जाके गर्म पानी से अच्छी तरह धोती हूँ। सब्जियों को एक तो गर्म पानी से, और गोभी है जैसे उसमें नींबू या नमक डाल के उसको धोना, वो बॉईल करके उसके पानी को वेस्ट फेंक देना, फिर उसको यूज़ करना, और साफ़ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना, पानी जो है शुद्ध पानी का प्रयोग करना। प्याज है, आलू है, आलू को छिलने के पहले धो लेना चाहिए। अच्छा सर। छिलने के बाद उसको धोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो धुल जाता है तो नुकसान होता है। तो हमारे उपभोक्ता को, हम गृहिणियों को, हम लोगों को पता होना चाहिए कि किसको कब छिलना है। जैसे प्याज है, प्याज लोग क्या करते हैं, छिलने के बाद काटने के पहले उसको धोते हैं। काटने के पहले धो लेना अच्छा है, लेकिन काटने के बाद धोएंगे तो जो भी उसमें न्यूट्रिशन होता है वह धुल जाता है, जो कि हमारे बॉडी को आके नुकसान फायदा करता है वो नहीं करता। ऐसी फलों और सब्जियों के इस्तेमाल से आम तौर पर पेट में ऐंठन, खूनी दस्त, उल्टी, बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द जैसी बीमारियां हो जाती हैं, और इसी के साथ साथ ये कैंसर की वजह भी बन सकती है। पेस्टिसाइड से सबसे बड़ी बीमारी तो ये है कि इम्यूनेशन जो क्षमता होती है,
जिसको प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कहते हैं, वो कम हो जाती है। पहला, जब वो कम हो जाएगी तो पेस्टिसाइड से न होने वाली बीमारी भी आपको पकड़ लेगी। दूसरी बात, डायरिया है, कैंसर है, अस्थमा है, सांस के रोग हैं, लीवर का है, किडनी का है, ऐसा स्किन डिसीजेज हैं, आइज़ की डिसीजेज हैं, ऐसी कोई बीमारी जो पेस्टिसाइड ज़्यादा से न हो सके, वो हर संभावना रहती है कि हर बीमारी आपको ज़्यादा पेस्टिसाइड करने से आपको वो हो सकती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये बीमारी का हम कैप्सूल खा लें तो दूसरी बीमारी नहीं होंगी, इसलिए हर बीमारी के लिए इसमें सावधान रहना चाहिए। ऐसे फल और सब्जियों का सबसे ज्यादा खतरनाक असर हामला औरतों और उनसे पैदा होने वाले बच्चों की सेहत पर पड़ता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अंदाजा है कि हर साल तकरीबन 4 करोड़ 80 लाख लोग खराब खाना खाने की वजह से बीमार हो जाते हैं। अभी तक जो रिसर्च हुई है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट घातक बीमारी कैंसर की है। उसके अलावा हमारे जैसे सीधा असर हमारे नर्व सिस्टम पे पड़ता है, ब्रेन के ऊपर पड़ता है। उसमें उसको जो ब्रेन की प्रॉब्लम होती हैं, डिमेंशिया और मेमोरी लॉस, या फिर उसको इरिटेशन शुरू होता है, आँखों में जलन होती है तो कंजंक्टिवाइटिस होता है, स्किन पर उसको रैशेस हो सकते हैं, लीवर का फेलियर हो सकता है तो लीवर उससे इफ़ेक्ट होता है, हमारी किडनी इफ़ेक्ट होती हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं WBC और RBC, उन पे असर पड़ता है। WBC पर्टिकुलरली जो कि हमारे एक तरह का इम्यून सिस्टम होता है, उस इम्यून सिस्टम पे असर पड़ता है तो पूरा हमारा जो फाइटिंग पावर है वो ख़त्म हो जाती है। तो कहना चाहिए कि पेस्टिसाइड ऐसे केमिकल हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाकर हर तरह के सिस्टम पर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जरिए की गई एक रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में यमुना किनारे उगाई जाने वाली सब्जी की फसलों में खतरनाक सेहत तक पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स पाए गए हैं, जो कि किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। यही नहीं, CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भी यमुना के मैदानी इलाकों पर किसानों के जरिए फसलों को उगाने के लिए कीड़े मार दवाओं और केमिकल्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल यमुना नदी को भी ज्यादा जहरीला बना रहा है। सरकार के कई सारे कानून हैं, उसमें पेस्टिसाइड एक्ट भी है कि आप कौन कौन से पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, कितनी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं और उसको आपको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। ये भी है कि आप ये नहीं कि ऐसे ही फेंक दिया उसको या पानी में बहा दिया, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही डेंजरस केमिकल हैं जिनको सही ढंग से इस्तेमाल करना होता है। जो उनके कंटेनर्स होते हैं वो वापस जाते हैं, ये नहीं कि आप कंटेनर्स को ही किसी और दूसरे चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लें। वो भी एक तरीका होता है कि आप कैसे पॉइजनिंग कर सकते हैं। एक आपने कहा कि क्या कोई ऐसा कानून है, तो एक पहले फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था, आज उसका नाम बदलकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, जो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव लॉ है। अगर कोई भी व्यक्ति फूड या फूड से एसोसिएटेड कोई भी ऐसी खाद्य सामग्री है या चीज़ें हैं जिसको वो गलत तरीके से पेश करता है या उसको सेव करके पेश करता है जबकि वो ख़राब है, या उसमें कोई ऐसी चीज़ मिलाता है जिससे कि किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है खाने के बाद या यूज़ करने के बाद, उन सब के लिए कानून के अंदर सज़ा है और वो सज़ा बड़े सिंपल वे में हो सकती है। उसके लिए हमारे फूड इंस्पेक्टर्स हैं, वो किसी भी दुकान पर जाकर किसी भी सैंपल को उठा सकते हैं। उसी तरह से हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर हैं जो किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे कानून हैं, अगर ये ठीक से उनका एप्लीकेशन हो तो बहुत सारी चीज़ें बंद हो सकती। सरकार वक्त वक्त पर फसलों में कीड़े मार दवाओं और केमिकल्स के इस्तेमाल पर कानून और गाइडलाइंस लाती रहती है, जैसे कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। यही नहीं, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फलों और सब्जियों में मिलावट को संजीदगी से लेते हुए फैसला सुनाया कि जो लोग फलों और सब्जियों में किसी भी तरह की मिलावट करते हैं उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और अगर वो मुजरिम पाए गए तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। देखिए, सरकार ने तो नियम बनाए हैं, कानून भी बनाए हैं, लेकिन उसको मानने की बात आती है हम बाकी की जनता पर कि वो माने।
उन कानून को उस बने बगैर डंडे के ही माने। अब पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खेतों पे वो स्प्रे करते हैं, चुपके से ले जाते हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं तो चुपके से अंदर रखे हुए हैं, उसमें है नहीं, कहीं दूसरी जगह रखे हुए, तो वो मार्केट में बिक रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि वो हार्ड पॉइजनस है, तुरंत कीड़ा मर जाता है और किसान खुश हो जाता है। तो इन पेस्टिसाइड को जो बैन है उनको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी सज़ा बढ़ाई जाए, और थोड़ा सा जो हमारा ब्यूरोक्रेट्स है उसको ज़्यादा कंट्रोल से, जो भी पेस्टिसाइड की दुकानें हैं या जो इंसेक्टिसाइड की हैं या रूरल एरिया में है या जहाँ पर प्रोडक्शन होता है वहीं पे कंट्रोल करें, और उनकी टेस्टिंग भी होती रहे कि कितने ppm का है, कितना ppm किसानों को छिड़कना है। हमारे यहाँ पर जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली हर पेस्टिसाइड का कितना इस्तेमाल होना चाहिए वो सब स्पेसिफाइड है, और फिर उसकी जांच होती है। जैसे अगर कोई भी सामान मार्केट में आया उसमें पेस्टिसाइड कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, उसके सब मापदंड हैं हमारे पास में। तो उसी हिसाब से अगर वो बाज़ार के अंदर आएगा तो कम से कम हमारे को पेस्टिसाइड का एक्सपोजर होगा। सरकार के पास बहुत से नियम कानून बने हुए हैं, और टाइम पे जहाँ पे जो सामान बिकता है वहाँ से वो सैंपल लेकर के आते हैं, सैंपल को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद अगर उसमें कुछ रेसिड्यू वगैरह है वहाँ पे, तो उसके अगेंस्ट FIR दर्ज होता है, उसको जेल में भेजा जाता है, केस चलता है, सुनवाई होती है। बहुत से कड़े बनाए गए हैं ताकि किसी प्रकार से हमारे उपभोक्ताओं का कहीं पे नुकसान ना हो। जरूरत इस बात की है कि लोग अपनी लालच की वजह से इन जानलेवा केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल खेती बाड़ी, फल और सब्जियों में ना करें, और अगर फसलों के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना भी पड़े तो सिर्फ इतना ही किया जाए कि ये लोगों की जान और माहौलियात के लिए खतरनाक साबित ना हो। ऐसा करके ये लोग अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हैं और अपनी आने वाली नस्लों को एक सेहतमंद भारत दे सकते हैं। उम्मीद है आपको आज हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। सब्जियों के मुतालिक हमने जो भी मालूमात आपसे साझा की, उसके ज़रिए आप अपने और अपने अहल वयाल की सेहत का ख़ास ख्याल रख सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़ सकते हैं, जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। हमारी फ़ीडबैक ID है ddurdufeedback@gmail.com। अब आप हमें दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।